वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कुमार क्लासेस। कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस चैनल पे और लेक्चर 1 रिकॉर्ड हो चुका है। लेक्चर 1 में आई थिंक हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर भी हमने पढ़ ली थी, समझ भी ली थी, और स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिए थे। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? 5 होते हैं, उनमें से हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से वो 3 है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको पहले समझेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज आपको पता है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा इसमें आप नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, दैट आर कोएसिव force and coercive force and adhesive force। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, coercive force and adhesive force। ठीक है, अब coercive force क्या है? coercive force allows similar particles of a matter to be attracted। ठीक है, जो सिमिलर पार्टिकल्स रहते हैं उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो इसी coercive force की वजह से। आप एग्जांपल से इसको समझेंगे, जैसे कि मेरे पास शुगर के पार्टिकल्स हैं तो वो शुगर के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर? अब वाटर के पार्टिकल्स हैं मेरे पास, तो वाटर के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब वो आपको समझ में आ गया होगा कोएसिव फोर्स। ठीक है, जो सिमिलर पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो इसी कोएसिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इस क्रिया को हम बोलते हैं कोएशन। सिंपल सा वर्ड है कोएशन। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोएशन। ठीक है, अब एडहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अट्रैक्ट होने की इजाजत देती है। जैसे कि मेरे पास शुगर के पार्टिकल्स हैं तो वाटर के पार्टिकल्स के साथ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब इस क्रिया को हम बोलते हैं एडहेशन। ठीक है, सिंपल सा वर्ड्स है कोएशन एंड एडहेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी और अच्छे से समझते हैं। एक चीज और है एडहेसिव फोर्स में। एडहेसिव फोर्स जो है वो कुछ ही पार्टिकल्स के बीच में होती है। ठीक है, हर मैटर के बीच में नहीं होती है। जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, उसमें मैंने वाटर रखा है। ठीक है, और एक बॉटल है मेरे पास जिसमें मैंने ऑयल रखा है, कोई भी ऑयल हो। तो ऑयल को जब मैं वाटर में डालूंगा तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स एडहेशन नहीं दिखा रहे हैं, इनके बीच में एडहेशन जो है 0 है। ठीक है, तो एडहेशन जो है, एडहेसिव फोर्स जो है वो कुछ ही पार्टिकल्स के बीच में होती है। क्लियर? और जो कोएसिव फोर्स है, जो कोएशन है, वो हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होती है। ठीक है, एज ऑब्वियस तभी कोई इसी की वजह से कोई मैटर जो है एग्जिस्ट करता है, इस कोएसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन इसमें मैं अगर शुगर डालूंगा, जैसे ये शुगर है, लेकिन तो वो डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि शुगर और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडहेशन होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
इसमें हम लिख लेंगे कोएसिव फोर्स में बिटवीन सिमिलर, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, पार्टिकल्स, एग्जाम्पल शुगर, एग्जाम्पल भी हमने वही लिख लिया, ठीक है। तो कोएसिव फोर्स के अंदर डेफिनेशन लिखी है बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल शुगर पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स टू शुगर पार्टिकल्स, ठीक है। एडहेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट एग्जांपल में sugar particles can also attracts with water particles। हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल लिखना है क्योंकि, तो छोटा भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप अभी पॉज करके आपने लिखा होगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो उससे आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, अभी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम वही काम करेंगे, लेकिन पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सॉलिड, ठीक है। नंबर वन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स नंबर वन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स जो सॉलिड्स के बीच में होता है वो कैसा है, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 पे भी बताया था कि क्लोज पैक्ड रहते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो जो जाहिर सी बात है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स अगर क्लोज पैकिंग है, क्लोजली पैक्ड अगर पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, सॉलिड के, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लेस होगा, बल्कि जीरो होता है, पर जीरो लिखना कन्वीनियंट नहीं है, हम लेस लिखेंगे, वेरी लेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट। इसमें आपसे पूछ रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा होगी। तो हम इसमें लिख लेंगे वेरी हाई, ठीक है। हमसे फोर्थ नंबर पे पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर मोशन। अब इसमें पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर मोशन कैसा है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोशन मैंने आपको बताया था, एक मॉलिक्यूलर मोशन रहता है, मतलब कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। कोई भी मैटर हो, तो सॉलिड्स की बात नहीं आती है यहाँ पे, लिक्विड हो या गैस हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोशन इसमें पूछा है कैसा मोशन है।
अब मॉलिक्यूलर मोशन देखिए, क्लोज पैकिंग अगर है पार्टिकल्स की तो मतलब मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल नहीं पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब कि अपने सरफेस जहाँ पे वो स्टेबल है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, वहीं वहीं जो है थोड़ा थोड़ा सा मूव करते रहते हैं। तो इसमें हम जीरो नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। या फिर इसका एक और वर्ड है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोशन सॉलिड्स का है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए पहले पॉज करके, मुझे लगता है अभी तक आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िए और दिल से पढ़िए, ठीक है, और थकान लेके मत पढ़िए। अब हमारा अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं नंबर नहीं डालूंगा, मैं इसमें स्टार डालूंगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि सॉलिड में फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड साइज। अब इसको समझिए, सॉलिड में सॉलिड का मास, जो मास है वो फिक्स रहता है, ठीक है, और वॉल्यूम, शेप एंड साइज, ठीक है। सॉलिड में मास, शेप, साइज एंड वॉल्यूम जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि मास मतलब मैंने आपको बताया था पैकिंग ऑफ पार्टिकल जैसी होती है उसका, ठीक है। और वॉल्यूम जो है मतलब कि जितना ये सरफेस, जैसे कि ये तो ये जितना सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रहेगा। शेप जो है इसका शेप भी यही रहेगा, ठीक है, शेप बदलेगा नहीं। अब लिक्विड और गैस को तो बदल सकता है आप उसे किसी कंटेनर में अगर आप रखेंगे तो, ठीक है। और साइज जो है इसका, जिससे आप मेजर करेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट, वो भी हमेशा सेम रहेगा, कभी भी बदलता नहीं सॉरी, ठीक है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, जरूर समझ में आया होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि फ्री सरफेस कितने हैं सॉलिड्स के अंदर, किसी भी सॉलिड्स के अंदर। अब फ्री सरफेस क्या है? फ्री सरफेस का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मैटर का कौन सा ऐसा सरफेस है जो कि स्टेबल है, ठीक है, जो कि मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेबल है, एक जगह स्थिर है, ठीक है। तो अब जो सॉलिड है, जैसे कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब ये तो स्टेबल है पूरा का पूरा, इसका जो सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ये 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 सभी जो है ये स्टेबल है, ठीक है, ये मूव तो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे फ्री सरफेस में हम लिख देंगे मैनी फ्री सरफेस, ठीक है। तो सॉलिड्स, जो कोई भी सॉलिड हो वो उसके सारे सरफेस स्टेबल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूलर मोशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्री सरफेस, मैनी फ्री सरफेस, ठीक है। मुझे लगा कन्वीनियंट लिखना, और भी कुछ लिख सकते हैं इसको अपनी भाषा में। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं डेंसिटी कैसी है सॉलिड की। डेंसिटी मतलब गहराई, ठीक है, किसी भी सॉलिड की डेंसिटी कितना, मतलब कितना डेंस है अंदर तक, कितना गहरा है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हाई डेंसिटी, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट आता है और वो है कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप सॉलिड को दबा सकते हैं या नहीं, ठीक है। कंप्रेस करने का मतलब होता है किसी भी चीज को आप दबा सकते हैं या फिर नहीं। तो सॉलिड को तो आप पिचका नहीं सकते, ठीक है, दबा तो सकते नहीं है, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी के इसमें आ जाएगा नेग्लिजिबल। ठीक है, जो तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड को, उसको दबा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने कंप्रेसिबिलिटी में ये लिख दिया नेग्लिजिबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था केमिस्ट्री में। तो इन सब पे आपने शायद नोट्स बना लिए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।